हेलो फ्रेंड्स, आइए तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन? तो देख लीजिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्लास 9th के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग मस्ती से, मिजाज से और अच्छी तरह से फ्रेश होके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप सबको कोशिश करेंगे कि जितना हम समझाने की कोशिश करें उतना समझाने का हम कोशिश करेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए आप लोग निकाल लीजिए अपना चैप्टर कौन, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। पेज नंबर हम बता देते हैं कितना है। पेज नंबर आपका है 79। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिए। को किताब जब सामने रहेगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए। तो फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं एक चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो वहाँ से कुछ कुछ तो आप लोग को पता होगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और आप सब में किसी को यदि नहीं आता है तो हम बताएंगे। ये चर रैखिक समीकरण ये क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चर। चर और अचर होता है। क्या क्या होता है? चर और अचर। अचर चर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। VARIABLE। ठीक है, इसे अंग्रेज लोग, चर को अंग्रेज लोग क्या बोलता है? वेरिएबल। और अचर को अंग्रेज लोग क्या बोलता है? कांस्टेंट। STANT। ठीक है, क्या होता है? चर होता है और एक अचर होता है। तो हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। तो चर को इंग्लिश में क्या बोलता है अंग्रेज लोग, मतलब अंग्रेज लोग इसको बोलता है वेरिएबल। और अचर को अंग्रेज लोग बोलता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो गया होता है? तो वेरिएबल वेरी जोड़ एबल, वेरी VARY, वेरी और एबल दो शब्द से बना है। ठीक है, तो वेरी का मतलब हो जाता है बदलना। क्या? बदलना। और एबल का मतलब होता है युग्म। ठीक है, बदलने योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल जो होता है वो दो तरह से बना होता है, एक तो वेरी और दूसरा एबल। तो वेरी का मतलब हो गया बदलना और एबल का मतलब हो गया योग्य। जो बदलने योग्य हो उसे हम लोग अचर कहते हैं। जो बदलने योग्य हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल या अचर कहते हैं। बदलने योग्य उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल या अचर। इसका उदाहरण भी देंगे तो हम लोग कांस्टेंट समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? मतलब अचर, मतलब चर क्या हो गया? जो बदलने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चर, वेरिएबल। और अचर किसे बोलते हैं? कांस्टेंट, जो कभी ना बदले। अचर मतलब जो बदलने वाला नहीं हो, वो बदलता ही नहीं है, जो फिक्स है, मतलब फिक्स है। जैसे हम कुछ उदाहरण से समझाते हैं आपको। आज हम कुछ दे दिए, मतलब 2, 4, 5, पाई 1/2 ETC। इसे जब आप 4 साल, 8 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 10 साल जब बाद देखेंगे, क्या ये चेंज होगा? तो बोलेंगे सर नहीं चेंज होगा, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं। जो ये है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, अचर का मतलब वही हो गया जो बदलता नहीं हो। तो 2, 4, 5 पाई 1/2 कुछ भी ले लें तो वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो हो गया अचर। आज जो बदलने वाला हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चर। तो बदलने वाला का भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2x + 5। ठीक है, x y z, या ऐसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5z + 2 9y + 5। अब ये बोलेंगे सर ये बदलेगा कैसे? तो हम लोग x का मान आप लोग देखते होंगे, कभी x का मान 1 दे देता है, कभी x का मान 2 दे देता था, कभी x का मान 100 देता था, कभी x का मान कुछ भी, मतलब आपको जो देने मन करेगा वो दे देगा। y का मान कुछ भी दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब ये बदलते रहता है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। यदि हम यहाँ x का मान रखेंगे तो ये पूरा चेंज होके कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल कौन हो गया? ये नहीं ले लेते हैं, यही ठीक है। x y z p q r s t ये सब जितना है
आप जो ले सकते हैं ये सब क्या है, वेरिएबल है। इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, कभी क्वेश्चन में 1 दे देता है, कभी 2 दे देता है, कभी 3 दे देता है, कभी 4 दे देता है। अभी कभी कहीं देखेंगे p बराबर 5 है, कहीं देखेंगे p बराबर 6 है, कहीं देखेंगे p बराबर 8 है, मतलब कुछ भी जो मन करे वो दे देगा। तो ये क्या हो गया हमारा अचर, मतलब चर हो गया। चर क्या होता है, वो बदलते रहता है, ठीक है। वेरी जो एबल मतलब बदलने योग्य, जो बदलने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं, ठीक है। तो चर हमारा क्या हो गया, PQRS ETC, जो आप दे सकते हैं, आपका जो अच्छा लगे वो। और अचर जो हो गया वो कभी बदलता नहीं है, जो फिक्स है मतलब फिक्स है। 2 कभी चेंज होगा, 4 कभी चेंज होगा, 5 कभी चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन यदि बात करें PQRSTYZ की बात करें तो ये सब बदलते रहता है, कभी कुछ दिया होता है मान, कभी कुछ दिया होता है मान, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम लोग चर किसे बोलते हैं और अचर किसे बोलते हैं। चर उसे बोलते हैं जो बदलने योग्य हो, उसे चर बोलते हैं। और अचर उसे बोलते हैं जो कभी बदलता नहीं हो, कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स हो। क्या, जो फिक्स हो, FIX, जो फिक्स हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब समीकरण की बात करें। अब ये समीकरण क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, समीकरण। अब समीकरण आप लोग पढ़े होंगे क्या, बीजीय, व्यंजक, बीजीय और समीका, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक से बात करें, जब हम लोग 2 बीजीय व्यंजक की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें समीकरण प्राप्त होता है। अब इससे यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कुछ सामान लेने जैसे जाते हैं, चीनी, चावल, आटा, गेहूँ, कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट, तो उसको बोलते हैं 1 kg 2 kg जितना देना है। तो वो क्या करता है, बटखरा होता है, वो अलग रखता है और इसमें अलग रहता है। जब दोनों बराबर होता है तब वो आपको सामान देता है। ऐसे तो नहीं होता कोई कम हो गया कोई बेसी हो गया तब सामान देता नहीं, जब दोनों बराबर होता है तब वो आपको सामान देता है। उसी तरह है ये क्या, बीजीय व्यंजक, मतलब समीकरण उसी से बनता है। जब हम लोग 2 बीजीय व्यंजक की तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना जब करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है। जैसे बीजीय व्यंजक कैसे हो गया, जैसे एक है बीजीय व्यंजक 7x + 5, दूसरा को ये ले लिया 2x - 3, तो ये दोनों क्या है, बीजीय व्यंजक हमारा। तब ये दोनों जब बीजीय व्यंजक को तुलना करेंगे, तुलना करना मतलब जब दोनों को बराबर करेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा, जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे जो समीकरण प्राप्त होगा वही हम क्या हो जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा। इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण था कुछ था ही नहीं। जब दो कोई बीजीय व्यंजक को तुलना करते हैं एक दूसरे से तो हमें समीकरण प्राप्त होता है। तुलना करना मतलब बराबर करना, ठीक है। समीकरण खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, रैखिक समीकरण का। ये रैखिक समीकरण क्या होगा, आप लोग बहुपद में पढ़े होंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़े होंगे, इतना तो होता है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसी तरह यहाँ क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, हम लोग पहले बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम लोग किसे बोलते थे, जिसका घात 3 हो, ठीक है, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो। और रैखिक बहुपद किसे बोलते थे, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो उसी तरह बात करें रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, तो रैखिक समीकरण उसे बोलते हैं जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। कितना हो, 1 हो। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद हम लोग किसे बोलते हैं, रैखिक बहुपद की बात करें तो जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। और रैखिक समीकरण भी वही होता है। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, 2x + 5, ठीक है, 2z + 6, 7y + 18। तो ये क्या है, हमारा रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका अब घात देखें, चर का घात कितना होता है, 1 है। चर का घात कितना है, 1 है। चर का घात कितना है, 1 है। जब किसी चर का घात मैक्सिमम जो घात होता है 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, सॉरी रैखिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। क्या, चर का घात कितना होना चाहिए, जो चर है उसका घात जो होगा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या वहाँ x हो, y हो, z हो, etc कुछ भी हो, लेकिन उसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, फिर त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो ये सब आप लोग कब पढ़ेंगे, अगले
क्लास में, या हो सके तो आगे दिया होगा तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा होगा उस तरह हम लोग करते जाएंगे। जहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ के बारे में सोचते हैं। तो रेखीय बहुपद क्या हो गया, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो 1 हो। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करें, अब हम लोग व्यंजक की बात करते हैं, व्यापक रूप। तो घात समीकरण का क्या व्यापक रूप आप लोग निकाल लीजिए। एक पेज आगे बढ़ जाइए, कितना 80। तो व्यापक रूप क्या होता है, नहीं व्यापक रूप से पहले और एक बात जान लें। अब हम लोग क्या कर लिए, चर कर लिए, रैखिक समीकरण कर लिए, समीकरण भी कर लिए। अब क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें कितना चर हो, दो चर हो। कितना चर, दो चर। चर हम लोग किसे बोलते थे, एक्स वाई जेड, जिसका मान बदलते रहता हो। और जिसमें दो चर हो उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म। ठीक है, दो चर, कितना चर, इसमें से कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड नहीं, मतलब ए टू जेड में से कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर हो उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक ले लेते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस 5। तो ये क्या हो गया, हमारा दो चर है, एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है। तो ये क्या हो गया, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण कब होता है, जब हम लोग किसी को तुलना करते हैं, मतलब बराबर करते हैं। तो अब बराबर कर दें तो क्या हो गया, समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये से ये हो गया दो चर। जैसे कोई और उदाहरण लेते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 6। इसकी बात करें तो क्या हो गया, ये दो चर हो गया, लेकिन अभी समीकरण नहीं हुआ। समीकरण क्या होता है, जब उसकी तुलना करते हैं। तो तुलना मतलब 0 से की, ठीक है, कोई टेंशन, आप किसी भी से तुलना कर सकते हैं। अभी तोलते हैं तो बराबर किसी से भी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ चर कौन हो गया, एक चर हमारा x हो गया और दूसरा चर y हो गया। अधिकतर केस में हम लोग चर x और y को ही मानते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं t, z, p, q, r, s कुछ भी दिया होता है, लेकिन अधिकतर केस में x और y ही दिया होगा। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आप समझ गए। यहाँ चर हमारा कौन है, एक x चर है और दूसरा y चर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसी से हम लोग समझते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप हम लोग किस तरह बनाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण है। ये समीकरण है, ये हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, अब देखो ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा चर है। ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी हमारा चर है, और ये कांस्टेंट है, मतलब अचर है। तो इसको हम लोग किसी तरह से मतलब एक फार्मूला के टाइप में बनाएंगे, उसी को हम लोग व्यापक रूप का नाम देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कि जो हर एक जगह काम आए, ठीक है, कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा तो हम बता सकें। तो हम लोग क्या मानते हैं, ए को, ये 2 को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को हम लोग क्या मानते हैं, ए, एक्स को एक्स ही रहने देते हैं, प्लस 5 कांस्टेंट है उसको बी मान लेते हैं, वाई को वाई ही रहने देते हैं, प्लस ये 7 को क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, बराबर 0। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप, किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण का। और इसे अंग्रेज लोग क्या बोलता है, जनरल फॉर्म, क्या, जनरल फॉर्म। और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, व्यापक रूप, किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हमारा यहाँ जो ए है वो क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, और बी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और सी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो लिख लेते हैं क्या, कि हमारा एक्स और y क्या है, चर है, और a, b, c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं सब मिल के जुल के जो संख्या बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -5/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया वास्तविक संख्या। ए बी सी हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे व्यापक रूप, ये आपको याद रखना है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या अगले टर्म में क्या है उदाहरण 1। आप लोग उदाहरण 1 देखिए, तो फिर हम इसे मिटा के अब उसे बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कुछ नहीं याद रखना, लेकिन व्यापक रूप याद रखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ हमारा ए क्या है, ए बी सी जो है वो एक कोई वास्तविक संख्या, और एक्स वाई हमारा क्या है चर है, मतलब वो बदलते रहेगा। चलिए तो अभी तो हम लोग क्या देख लिए, चर देख लिए, अचर देख लिए, समीकरण भी पढ़ लिए, रैखिक समीकरण पढ़ लिए, फिर दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ लिए, फिर व्यापक रूप भी देख लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण का। अब फिर हम लोग आगे उदाहरण 1 करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर उदाहरण 1। उदाहरण 1 क्या बोल रहा है, चलिए तो फिर उदाहरण 1 आप लोग देखिए प्रश्न, हम प्रश्न पढ़ते हैं। उदाहरण 1 बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण, मतलब नीचे दिया है समीकरण कुछ, बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब कौन व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, मतलब उसे व्यक्त करना है। ठीक है, कोई समीकरण दिया है नीचे, उसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखना है। ठीक है, और फिर उसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट तो बोल रहा है कि व्यापक रूप लिखना है। ठीक है, व्यापक रूप में लिखिए, और फिर बाद में क्या बोल रहा है, ए बी और सी का मान भी बताइए। पहले हमको व्यापक रूप में लिखना है, फिर मान बताना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, उदाहरण 1 का, ये हमारा क्या है भाई, उदाहरण 1 है। 1 का पहला नंबर में क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 4.37, मतलब 37। पॉइंट के बाद किसी भी अंक को हम लोग 1 1 बोलते हैं, जैसे 4.0075 रहे ना, तो इसको हम लोग किस तरह पढ़ेंगे 4.0075। ठीक है ना, उसी तरह तो आपको जब भी दे दे इस तरह प्रश्न और बोले किसी व्यापक रूप में, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जितना भी बराबर के उधर, मतलब किधर दाएं तरफ, बराबर के दाएं तरफ जितनी भी संख्या हो, दाएं तरफ कुछ भी करके 0 करना है, और उधर जितनी भी संख्या हो सबको किधर लाना है, बाएं तरफ। इतना तो समझ में आ गया। दाएं तरफ जितनी भी संख्या उधर उसे किधर लाना है, दाएं तरफ लाना है, और बाएं तरफ हम लोग क्या करना, मतलब दाएं तरफ क्या करना है, 0 करना है। दाएं तरफ हमको क्या करना है, 0 करना है, और सारी संख्या को किधर लाना है, बाएं तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करें, ये बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर 4.37, मतलब 4.37 है। अब 4.37 किधर है, प्लस में है। प्लस को जब बराबर के हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37, मतलब 37 बराबर 0। अब देख सकते हैं कि हमारा जो दाएं तरफ है, समीकरण के दाएं तरफ क्या है, 0 है। जब दो घात समीकरण के दाएं तरफ 0 आ जाए तब हमको तुलना करना है, किससे, व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप देख सकते हैं ए हमारा क्या है, 2 है, बी हमारा क्या है, 3 है, सी हमारा क्या है, और 0 0। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है 3, और सी बराबर कितना है माइनस 4.37। अब किसी बच्चे के मन में होगा कि सर आप माइनस क्यों लिखें, क्योंकि भाई हमारा जो व्यापक रूप होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या है, ये माइनस में है। जब हम यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये माइनस पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, वो माइनस 4.37 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी क्या है, माइनस 4.37। चलिए तो फिर ये प्रश्न हो गया होगा। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो दूसरा प्रश्न है x माइनस 4, क्या x माइनस 4, अरे भाई अच्छी तरह से लिखा जाओ, अरे x माइनस 4 बराबर क्या है
बराबर है √3y, √3y। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। तो हम बताए थे क्या, इक्वेशन जिस तरह दे उसको व्यापक रूप में चेंज करने के लिए बोले तो सब पहला काम क्या करना है, जो दाएं तरफ है तो उसको जीरो करना है, बराबर के दाएं तरफ, बराबर के उधर दाएं तरफ जितना भी संख्या उधर जीरो रखना है, बाकी उधर जो भी संख्या उसको उठा के फेंक दो किधर, बाएं तरफ। तो भाई इसको बाएं तरफ लाना है। तो x ये हमारा किस में है, प्लस में है, धनात्मक संख्या है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक √3y, -4 है, -4 बराबर 0। अब फिर इसे हम लोग क्या करना है, व्यापक रूप में सजाना है। तो व्यापक रूप क्या होता है, तो आप जानते हैं ax, ऐसे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं है तो कुछ क्या है, 1 है, 1 × x माइनस √3 × y -4 बराबर 0। अब लिखते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अतः क्या हो गया हमारा, a क्या निकल गया, तो बात करें a की, तो a हमारा क्या है, 1 है, और b हमारा क्या है, -3 है, और c हमारा क्या है, -4 है। क्योंकि व्यापक रूप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, सब जगह प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस एक साथ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 1, b बराबर क्या हो जाएगा, -√3, और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। चलिए दूसरा नंबर भी हो गया। अब हम फिर तीसरा नंबर बनाते हैं। इधर का तो हो गया होगा। अब उदाहरण 1 का तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, हाँ तो तीसरा नंबर बोल रहा है कितना, 4 बराबर 5x - 3y, ठीक है, इतना ही बोल रहा है, 5x - 3y। तो कोई टेंशन नहीं। तो इधर क्या करना है हमको, जो हमारा बाईं तरफ है, मतलब दाईं तरफ जो है उसको हम क्या बोल रहे थे, बाईं तरफ लाना है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x - 3y, लेकिन एक बात हम गलती कर रहे थे, यहाँ इक्वेशन दिलाएगा, ठीक है, क्या दिलाएगा, इस तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं इधर और इसको लिख सकते हैं उधर, बात एक ही है, आप इधर से कान पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर हम दाईं तरफ आ गया ये 4, दाईं तरफ जितनी भी संख्या तो उसको किधर लाना था हमको, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ लाते हैं। तो 5x - 3y - 4 बराबर 0। अब इसे व्यापक रूप में चेंज करते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अतः a बराबर क्या निकल गया, तो a बराबर हमारा क्या निकल गया, 5, और b बराबर क्या निकल गया, -3, और c बराबर क्या निकल गया, -4। चलिए हमारा तीसरा नंबर भी हो गया। अब लास्ट देखते हैं हम लोग क्या, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर की बात करें तो 2x - y है, क्या है, 2x - y है, 2x माइनस नहीं 2x बराबर y है, अरे सॉरी, क्या है, बराबर y। तो क्या करना है हमको, y को इधर लाना है, जो दाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लाना है। 2x, y हमारा क्या है, प्लस में है, तो इधर आया बराबर की दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर क्या बचेगा उधर, 0। अब भी नहीं हुआ है, अब भी इसमें कुछ कमी है, तो क्या करना है, 2x - y हम +0 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला, कोई मारने आएगा कि, बोलेगा नहीं सर। 2x - y +0 लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है, 0। अतः हमारा a बराबर क्या निकल गया, अतः a बराबर हमारा क्या निकल गया, 2, b बराबर क्या निकल गया, -1, नहीं है तो कुछ क्या है, 1 से गुना है, और c बराबर क्या निकल गया, 0। चलिए हमारा उदाहरण 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग फोटो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं, जो करना है कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन हम लोग फिर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, उदाहरण 2 अब स्टार्ट करेंगे। वाह, हम लोग पार गए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, 4.1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, और जल्द ही इसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग सिर्फ चेक करते रहिएगा। चलिए तो फिर हम लोग उदाहरण दूसरा देखते हैं। अब उदाहरण दूसरा क्या बोल रहा है, उदाहरण दूसरा बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए।
कुछ दे दिया है क्वेश्चन और बोल रहा है प्रत्येक को कितना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। तो वाई लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, x बराबर 5, x बराबर क्या दिया है -5, x बराबर -5। इसको क्या करना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग में हमको व्यक्त करना है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके फॉर्म में हमको इसको लाना है। तो भाई किस तरह लाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो क्या करना है, अब इधर -5 है बराबर उधर, हम क्या बोले थे, जो बराबर के जितने दाएं तरफ जो भी संख्या होता है उसको उधर दाएं तरफ क्या करना है, 0 करना है। उस सारी संख्या को उठा के पटकना है किधर, बाएं तरफ। तो इसको उठा के पटकते हैं किधर, बाएं तरफ। यहाँ x है, जब इधर माइनस है उसको जब पटकेंगे तो क्या हो जाएगा +5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब भी देखो ये क्या हमारा व्यापक रूप के रूप में आया है, बोलेंगे सर नहीं, अभी हमारा y बचा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई कर सकते हैं। इसमें कोई मारेगा क्या, बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 0 इंटू वाई बराबर 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 इंटू वाई कर सकते हैं, +5 बराबर 0। अब देखो ये क्या हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे हाँ सर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग है। ठीक है, अब फिर हम लोग दूसरा करते हैं। नहीं है तो कुछ यहाँ क्या है 1 है, इतना याद रखना है आपको। दूसरा नंबर में क्या है, y बराबर 2 है, y बराबर 2 है। भाई इसको मारो 2 को, क्योंकि वो दाएं तरफ गया है। जब उसको मारेंगे उधर तो क्या आ जाएगा, इधर बाएं तरफ आके क्या हो जाएगा, वो -2 बराबर 0। अभी हमारा x नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y से 1 से गुना करेंगे तो y ही आएगा, -2 बराबर 0। क्या ये भी हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त हुआ, बोलेंगे हाँ सर हो गया है, क्योंकि हमारा जो a है वो क्या हो गया 0, b क्या है +1 और c क्या है -2। इसे हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग में चेंज कर दिए हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हो गया, हम कोशिश करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या, तीसरा नंबर में है आपका 2x - 3। तीसरा नंबर में क्या है 2x - 3, नहीं 2x बराबर 3, अरे 2x बराबर 3 है। तो इसमें क्या करना है, 3 हमारा क्या है, ये 3 इधर ज़्यादा आके अकबक कर रहा है, मतलब फटफड़ा रहा है ज़्यादा। इसको दो एक थप्पड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बराबर के उधर किधर चला आएगा, बाएं तरफ। जब बाएं तरफ आएगा तो क्या, इधर प्लस था उसको जब थप्पड़ मारे तो क्या हो गया -3 बराबर 0। तो अभी भी ये क्या व्यापक रूप में आया है, व्यापक रूप हमारा क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके रूप में आया, बोलेंगे नहीं सर। अब क्या हमको y बचा है, क्योंकि ये द्विघात मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ ही नहीं है। 2 चर इसमें कहाँ है, जो 1 चर वाला हुआ। अब 2 चर बनाने के लिए हमको क्या y लाना होगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू वाई करेंगे तो वो 0 के बराबर ही होगा, -3 बराबर 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आया, बोलेंगे हाँ सर आ गया है। चलिए अब चौथा नंबर हम स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर में क्या है, 5y बराबर 2, 5y बराबर 2। तो चले भाई 2 इधर ज़्यादा आकार है, 2 को उधर लेके जाते हैं। 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक थप्पड़ देते हैं, तो क्या ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया माइनस आके गिरा। अब हमारा यहाँ अभी क्या है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण, इसको 2 चर में बनाना है तो क्या x लाना होगा। तो 0 इंटू जब x करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5y - 2 बराबर 0। तो हमारा आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हम जो भी इक्वेशन दिया था उसको हम लोग किस तरह, उसको हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग में व्यक्त कर दिया। हमको पहले किस में दिया था, 1 चर का रैखिक समीकरण में दिया था, उसको हम लोग 2 चर रैखिक समीकरण में व्यक्त कर दिए। आई होप कि आप सबको इतना समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, मुझे जितना समझाने की कोशिश करना था उतना समझाने की कोशिश किए। यदि आपको अच्छा लगा तो कोई टेंशन नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कौन एक्सरसाइज 4 मतलब प्रश्नावली 4.1 के साथ। अंग्रेज लोगों को बोलता है, हम लोग तो यही प्रश्नावली बोलते हैं। तो कितना 4.1 के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।